बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कौन कहता है कि मेरे कप्तान को सियासत नहीं आती? जो सियासत मेरे कप्तान को आती है शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान को नहीं आती। हालिया सियासी कशीदगी और अपोजिशन की हुकूमत पर हमलों का रुख खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से उस जानिब मोड़ दिया है जहां वो खुद तो साइडलाइन हो गए हैं और इदारे खुलकर सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ की पे दर पे तकरीरों पर खामोशी के बाद अब जो खान साहब ने पोजीशन ली है वो जस्टिफाइड है। उनको लाने वाले चाहें या ना चाहें उनके साथ खड़े होने पर मजबूर हैं, चूंकि नवाज शरीफ खुद एक पोजीशन ले चुके हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए हुए हैं, तो जिन्हें वो चैलेंज कर रहे हैं उनको तो को भी कोई ना कोई पोजीशन तो लेना ही है। तो मेरे कप्तान ने एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ के हालिया बयानात को मुल्क दुश्मनी का टैग देते हुए साबिक वज़ीर आज़म को अल्ताफ हुसैन करार दे दिया। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है ये बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें किसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो? हमारे दुश्मनों का। अगर आज हमारी पाकिस्तानी फौज ना होती इस मुल्क के, मैं आज आपको राइटिंग में देना 3 टुकड़े हुए होते। हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स बाकायदा कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है। हिंदुस्तान किस वक्त कोशिश किया किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, शिया सुन्नी की लड़ाई करवाए। जो भी इस वक्त हमारी फौज को अटैक कर रहा है उसको कमजोर कर रहा है, ये जो नवाज शरीफ कर रहा है ये इतना बड़ा फितना कर रहा है। पहले तो मुझे इसके ऊपर गुस्सा ये है कि ये इतने बेशर्मी से झूठ बोल के गया। हमें बताया जा रहा है जी ये पता नहीं किसी वक्त भी मर सकता है, इसको इतनी बीमारियां हैं, इसको ये प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं। शर्म नहीं है झूठ बोलने में। और वहां जाके हिंदुस्तान की अब गेम खेल रहा है, बैठ के पाकिस्तान को अटैक कर रहा है। इसको 100% पीछे से बैकिंग मिल रही है। बड़ा बुज़दिल आदमी है ये, इसके बगैर ये कुछ कर नहीं सकता। और वहां बैठ के सिर्फ और सिर्फ इसका 1 पॉइंट एजेंडा है, अपना पैसा बचाने के लिए ये जो मर्जी करेगा, पाकिस्तान को 2 पे लगाएगा। ये दूसरा अल्ताफ हुसैन बन गया। तो ये वक्त भी आना था और नवाज शरीफ को ये सिला भी मिलना था कि जिसने अपने दौरे हुकूमत में कराची में बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दी, अल्ताफ हुसैन की सियासत का खात्मा किया। आज इस बात का भी उन्हें सिला मिल गया है कि उन्हें भी अल्ताफ हुसैन बना दिया गया है। अल्ताफ हुसैन को भी शायद एक तवील अरसे बाद खुशी मनाने का मौका मिल गया होगा। वो भी खुश हो रहा होगा कि जिसने उसे निशाने इबरत बनाया आज वो खुद उसके बराबर में आन खड़ा हुआ है, उसी की सब में उसे खड़ा कर दिया गया है। अब वज़ीर आज़म की इस बात पर कौन यकीन करेगा कि भारत के एक स्टैब्लिश एजेंट की सियासत का सफाया करने वालों को भी आप भारतीय एजेंट करार दे दें, या ये कहे कि वो भारत की साजिश को या भारत के एजेंडे को टो कर रहा है। और किसी को याद हो ना हो मगर बहुत से लोगों को याद है जरा जरा कि गवर्नर सिंध हकीम सईद के कत्ल के बाद नवाज शरीफ ने एमकेएम के खिलाफ 2 बार फौजी ऑपरेशन किया। तो रेस्ट इज अ हिस्ट्री। अब चूंकि साबिक वज़ीर आज़म को यकीन है कि वो इलेक्शन हारे नहीं, उन्हें स्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन हराया है, तो वो स्टैब्लिशमेंट से उसकी शिकायत कर रहे हैं, जिसको नवाज शरीफ के सियासी मुखालफिन मुल्क दुश्मनी का रंग दे रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि इस तरह के सवाल उठाना हमारे यहाँ वैसे भी जुर्म समझा जाता है। इशारों किनारों की हद तक तो बात ठीक है, नवाज शरीफ ने बहुत सी गलतियां की होंगी, बल्कि ब्लेंडर भी मारे होंगे, लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये कहना कि वो शख्स जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया हो और भारत के मुकाबले में खड़ा कर दिया हो, वो दुश्मन मुल्क की गेम कैसे खेल सकता है? ये अवाम के साथ बड़ी ज्यादती है जो उनके वोटर और सपोर्टर हैं। तो खान साहब ने और भी बहुत आम बातें की। ये बड़ा तारीखी इंटरव्यू जो खान साहब ने दिया, इसमें उन्होंने और क्या कहा? पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री रिलेशन की एक मसला रहा है हमारा। पहले सिर्फ एक चीज का हमने फैसला कर, माजी होता है सीखने। हमने सीखा ये है कि मिलिट्री का काम गवर्नमेंट चलाना नहीं है। मुझे कोई बता दे कि एक जगह जो मेरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है पाकिस्तानी फौज ना करी हो। ऑपोजिशन का मसला है जो नवाज शरीफ है, ये कभी भी डेमोक्रेट नहीं था। पहले तो इनको पाला फौज ने,
जनरल जलानी से शुरू हुए, जनरल जियाउल हक ने कैसे इसको हाथ पकड़ के मुंह पे चूसनी लगा के तो एक पॉलिटिशियन बनाया। ये एकदम बन गया सुपर डेमोक्रेट। मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ, इनको क्यों प्रॉब्लम है? ये आते हैं चोरी करने के लिए। इनका प्रॉब्लम ये था कि फौज कंट्रोल में नहीं थी, बाकी जुडिशरी भी कंट्रोल में थी, नैब भी कंट्रोल में थी। जब इनके कंट्रोल में नहीं होती थी इनको ये जबूरी बन जाते थे। अब इनका प्रॉब्लम, अब देख लें, ये सारा वक्त फौज को बुरा भला कहते हैं। मुझे वो फौज ने आके जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधे उत्ते कौन करें उनको? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं? किसकी जरूरत है मुझे आगे कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं? जो डेमोक्रेसी है उसमें आपकी मॉरल अथॉरिटी काउंट करती है। बंदूकें तो आपके पास नहीं होती, वो तो फौज के पास है। 2/3 मैंने तो अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की। ये क्यों इनको, मुझे क्यों नहीं अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करना? ये क्यों एकदम अमीरुल मोमिनीन? क्योंकि सारे इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं ये। किसकी जरूरत है कि मेरे कप्तान से इस्तीफा मांगे? तो हाँ, सब कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि डीजी ISI उनसे इस्तीफा मांगते तो वो उन्हें फारग कर देते, उनसे इस्तीफा तलब करते, तो शायद खान साहब को इस बात का इल्म नहीं कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल चीफ ने हुकूमत के खिलाफ धरने की साजिश करने वालों को सजा दी थी और फौज ने अपने निजाम के तहत जिम्मेदारों को आइडेंटिफाई करके पनिश किया था। अब उन्हें हाउस अरेस्ट किया था या क्वार्टर गार्ड किया था, ये सारी बातें शायद ISPR से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं बता सकता। वो बेहतर तरीके से वजाहत कर सकते हैं या फिर मियां साहब खुद बताएंगे। लेकिन बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ पर इल्जाम तो करप्शन का था, खजाना लूटने का था, मईशत डुबोने का था, लेकिन अब ये जो कहानी चल रही है जिसमें आप पुरानी बातें सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन बनने वाले थे। नवाज शरीफ में अमीरुल मोमिनीन बनने की ख्वाहिश 90 की दहाई में सामने आई थी। 2013 में उन्हें दोबारा इस मुल्क का वज़ीर बनने का मौका मिला। अब वो चाहते तो अपनी ख्वाहिश पर अमल करते। अगर किसी को अमीरुल मोमिनीन बनना था और वो दोबारा पावर में आ गया तो फिर वो अमीरुल मोमिनीन बना क्यों नहीं? तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो महसूस ये हो रहा है कि ये गुस्सा बहुत पुराना है और बातें भी बहुत पुरानी हैं और करप्शन तो एक बहाना है, असल मसला अब भी कुछ और है। और गुफ्तगू कर रहे हैं इरशाद भट्टी, देखते हैं कि वो क्या तजिया फरमा रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत को एनालाइज कर रहे हैं तजिया निगार इरशाद भट्टी। अच्छा, मफामत की सियासत कर रहे हैं। इस मफामत की सियासत के सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन है? मरियम नवाज साहबा। सवाल ये भी आप कौन सी सियासत कर रहे हैं? आप और मियां साहब का कौन सा बयानिया है जो इतना भारी है कि उठाया नहीं जाता? मुश्किल वक्त आता है तो ये बयानिया जद्दा सरूर पैलेस चला जाता है, मुश्किल वक्त आता है तो एवन फील्ड लंदन पहुंच जाता है ये बयानिया, मुश्किल वक्त आता है शहबाज शरीफ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर इस बयानिए को जमानत दे देते हैं, मुश्किल वक्त आता है नवाज शरीफ हुसैन को कहते हैं कुरान लाओ और सबसे कुरान पर हलफ ले लिए जाते हैं, मुश्किल वक्त आता है साल भर ट्विटर खामोश हो जाता है, मुश्किल वक्त आता है हाय 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 तो मियां साहब खुद भी खामोश हो जाते हैं। कहीं फंस जाओ, कहीं हाथ ना पकड़ाए, सब कासद नाकाम हो जाएं, कहीं फंस जाएं, कहीं कोई हाथ ना पकड़ाए, सब कासद नाकाम हो जाएं तो फिर शहबाज शरीफ साहब की मफामत काम आए। देखिए फिर, और अगर शहबाज शरीफ साहब की सियासत दी एंड हो जाए तो फिर इनकलाब जिंदाबाद, मजामत जिंदाबाद, सिविलियन बालादस्ती जिंदाबाद, कोर्ट को इज्जत दो जिंदाबाद, सॉरी कोर्ट को नहीं, वोट को इज्जत दो जिंदाबाद। असल बात यह है कि शहबाज शरीफ फैमिली, इसमें कोई शक नहीं कि तंग है, वो समझ रहे हैं कि सारा कुछ हम भुगत रहे हैं। बिलाशुबा शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज में गद्दी नशीनी की जंग है, बिलाशुबा अंदर खाने बड़े रोले हैं, मगर पिछले 30-40 साल से जो कुछ शहबाज शरीफ ने किया है इनकी कोई अपनी मर्जी नहीं है। ये गुड काप बैड काप का खेल है, ये राम श्याम फिल्म है, ये नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड सेम थिंग है। आज तजिया निगार ताने इस तरह देते हैं जैसे एक सास बहू को ताने देती है, पूरा कच्चा चिट्टा खोलकर बैठ जाते हैं और ताने भी वो दिए जाते हैं जिनका बहू से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए लोग ये दुआ करते हैं कि अल्लाह किसी को कपत्ती सास न दे। अब ये तो लाइटर नोट पर था, इसका इस क्लिप से कोई ताल्लुक नहीं।
मसला क्या है? मसला ये कि नवाज शरीफ की सियासत और शहबाज शरीफ की सियासत में लोग बरसों से फर्क ढूंढ रहे हैं और कई सालों से दूरबीन लेकर बैठे हैं कि किसी तरह यह साबित किया जा सके कि दोनों की सियासत का मिजाज अलग है। अब सवाल ये है कि अगर मिजाज अलग है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सियासत में अहमियत तो नजरिए और अहदाफ की होती है, टारगेट की होती है, या फिर तरीकेकार की होती है। अगर तरीकेकार की बात की जाए तो तरीकेकार सबका यही है कि किस तरीके से इक़्तिदार तक पहुंचना है। तो इक़्तिदार का असूल सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट होता है। अब जिसको इक़्तिदार मिल जाता है तो वो ये कहता है जनाब उसका नजरिया जीत चुका है, वो ये बावर कराता है कि वो नजरिए की वजह से इक़्तिदार में आया है, हालांकि वो तरीकेकार की वजह से इक़्तिदार में आया होता है। तो इख्तिलाफ इस बात पर नहीं कि इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए मुफाहमत का रास्ता ठीक है या मज़ामत का रास्ता ठीक है। इख्तिलाफ तो उस तरीकेकार से है जिस तरीकेकार से कुर्सी या इक़्तिदार हासिल किया जाता है। तो बदकिस्मती से या जो भी कुछ उसे कह लें, हमारे यहाँ एक ही रास्ता है और उस रास्ते को बहुत से लोग मुफाहमत का रास्ता कहते हैं कि जिनसे सारे खुश रहें, इदारे भी खुश रहें, लोग भी खुश रहें, उनसे बनाकर रखें, किसी बात पर इख्तिलाफ ना करें, यानी जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी। इस फार्मूले पर अमल करें तो फिर कपत्ती सास के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे, वरना सस कपत्ती बुड़बुड़ कर दी रोटी सड़ सड़ जावे। अब कुछ दोस्तों की बात करते हैं और लाइटर नोट हमारे दोस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं क्या फरमाते हैं रिपोर्टर्स। आप जरा मरियम बीबी को सुनवाइएगा जी। में आके अदलिया ने प्रेशर में आके पहले कुछ फैसले ऐसे किए भी हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह मीडिया के ऊपर प्रेशर है, जिस तरह सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है, इस तरह अदलिया पे भी प्रेशर है। लेकिन अब जबकि प्रेशर डालने वाले कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं और हो रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आइन और कानून पे चलने वाले जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ देंगे। वो ना सिर्फ अदलिया को आज़ाद कराएंगे अपने फैसलों के थ्रू, बल्कि अदल को भी आज़ाद कराएंगे, जिसके ऊपर लोगों ने एक सवालिया निशान इस वक्त लगाया हुआ है। तो ये अदलिया की इज्जत का भी मामला है। लो जनाब जज साहब, अब इन्होंने पूरी अदलिया को एक साइड पे रख दिया है और इन्हें कहा है कि सिर्फ वो जजेस अच्छे होंगे जो इन सारों को मिलिया मेट कर देंगे। और वो जजेस अच्छे कौन से हैं, उनका ये मुकदमा लड़ रहे हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और इनकी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है और विशफुल थिंकिंग भी है कि जैसे ही वो जज साहब आएंगे, जब भी आएंगे मसीहा बन के इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह, तो ये अगर आएंगे तो वो सब कुछ अंडू कर देंगे। ये इनकी उनके साथ कमिटमेंट है, तो उसका जिक्र ये बार बार कर रही हैं। मफरूजों और क्या सराइयों से हकायक नहीं बदलते। झूठ की गंगा, प्रोपोगंडा और अपने मतलब के मायने निकालकर लोगों को गुमराह करना, ये ख्याली पुलाव बहुत सी पकाओ कंपनियां ये चलाती रहती हैं और पकाती रहती हैं। अब सवाल ये है, इंसाफ के लिए लोग कहाँ देखें? इंसाफ का जो सबसे बड़ा फोरम है वो अदलिया है। लोग अगर अदलिया की तरफ नहीं देखेंगे तो किस तरफ देखेंगे? और जहाँ पे सियासी मामलात है और सियासी मामलात में अगर ये तासुर कायम हो चुका हो कि वन वे ट्रैफिक चल रहा है, तो वहाँ अगर कोई इस बात की उम्मीद कर रहा है कि वो अदालतों से इंसाफ हासिल करेगा तो ये उसका हक है। तो एक तरफ तो ये तासुर दिया जा रहा है कि जजों के फैसलों पर इतराज का मतलब अदलिया पर शक करना है, और दूसरी तरफ ये कहना कि कोई और जज आएगा और उसके साथ कोई कमिटमेंट हो गई है, वो आकर रिलीफ देगा। तो क्या दोनों सूरतों में अदलिया पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा रहा है? अदलिया तो अदलिया है, जज मोहतरम होते हैं। फादल जज जो आज है कल नहीं होंगे, कोई और जज उनकी जगह पर आएंगे, जज तब्दील होते रहते हैं। तो अगर कोई ये दावा कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून, मेरा ख्याल है कि ये जस्टिस काजी फायजीसा की तरफ इशारा है इनका कि उसको चीफ जस्टिस देखना चाहती हैं, तो वो चाहे या न चाहे जो अदलिया का तरीक़ेकार है उसके मुताबिक अगले चीफ जस्टिस मेरी मालूमात के मुताबिक तो काजी फायजीसा है। अगर वो अपने केस से क्लियर होते हैं तो ये कहना कि नून लीग उनसे तवक्को रखती है कि वो उन्हें रिलीफ देंगे, तो बजाते खुद ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है जो हाजिर सर्विस जज पर लगाया जा रहा है। इससे अदलिया की कौन सी इज्जत और एहतराम किया जा रहा है? तो मेरे नज़दीक तो इसे मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, बल्कि
ये साजिश की जा रही है। और थिंक टैंक में गुफ्तगू कर रहे हैं अयाज अमीर, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, तजिया निगार है। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से, जो हुकूमत की कलाए अमल है उस पर बात कर रहे हैं। एक चिड़िया भी एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकी थी, कोई आदमी इनका नहीं निकला था। ये सारे जो जाले हैं कि हम वो जीटी रोड ये कर देंगे वो कर दें, कोई नहीं हुआ था। लेकिन हालात फिर ऐसे बन गए कि हालात जो हैं परवेज मुशर्रफ के हाथ से निकल गए। अब भी उनको कुछ नहीं करना। अच्छा। एक तकरीर दी है, एक तकरीर की है लंदन से, उसकी ताब नहीं सह सकते। कोई यहां कह रहा है, कोई कह रहा है इंडिया के साथ, कोई इंडिया की जबान बोल रहा है। भाई बात ही की है ना, कौन सी मशीन गन्ने चला दिया नवाज शरीफ ने, लेकिन वो बात ऐसी की है कि समझ नहीं आ रही उसका जवाब क्या दें। अच्छा। यही हमारा मखमसा है। इंडिया में मोदी सरकार जो गलतियां करे, कश्मीर में ब्लंडर करे, सो कुछ कर, वहां पे सिविलियन पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट कर रही है। वहां पे और कोई असरअंदाज नहीं होता जी। किसी ने उठाना है नुकसान या फायदा, वो सिविलियन गवर्नमेंट वहां पे करती है। यहाँ पे हालात थोड़े मुख्तलिफ है। हमारा क्राइसिस ये है, ये क्राइसिस कोई रिजॉल्व ना सियासी पार्टीज में इतनी वो जान है वो कर सकें, और जो अंधेरे में और फलाना और हम जो पट्टे शट्टे और ये कहते हैं और वो कहते हैं, उनसे भी वो हालात नहीं होते। भाई अगर इतनी बात है तो एक तकरीर की थी, उसे नॉर्मल लेते। और इसका जवाब अगर हुकूमत ने देना होता, 2 पैराग्राफ्स में एक रिटन स्टेटमेंट के जरिए नवाज शरीफ की तकरीर का जवाब आ सकता था, वो नहीं दे सके। मतलब इतनी काबिलियत है, इतनी अहलियत है, पूरी एक मिनिस्टर की खेप है, कोई क्या जबान बोल रहा है, कोई क्या जबान बोल, तो नवाज शरीफ को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी डील शील नहीं। अब देखिए, जिन्होंने सियासी क़यादत और फौज को आमने सामने खड़ा कर दिया, इदारों की जग हसाई करा दी और खुद बड़े मजे से तमाशा देखते रहे, उनके पास नवाज शरीफ की तकरीर का जवाब नहीं था, ये मैं नहीं मानता। हाँ साहब को और कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन उन्हें लोगों को इस्तेमाल करना और हालात को अपने मुवाफिक करने के तरीके खूब आते हैं। तो नवाज शरीफ की तकरीर के बाद अगर हुकूमत की तरफ से मुदल्लल जवाब आ जाता तो बात खत्म हो जाती, लेकिन लगता यूं है कि जानबूझकर हालात का रुख उस तरफ मोड़ दिया गया जहां हमने वो राज भी बाहर आते देखे जो शायद आम हालात में कभी किसी के इल्म में ना आते। इसमें शेर रशीद साहब ने भी अपना किरदार खूब निभाया है, जो फोन करके इजाजत मांगते रहे कि फलां बात बता दूं, फलां बात बता दूं। तो मेरे नजदीक नवाज शरीफ की तकरीर का जवाब देना कोई मुश्किल काम नहीं था। और फिर जिन्हें सिर्फ आती तकरीरें हों, भाषण देने में वो एक्सपर्ट हों और 2 साल में उन्होंने एक से बढ़कर एक तकरीर की हो, उनके लिए जवाब देना कौन सा मुश्किल है। तो ये मैं नहीं मानता कि वो जवाब नहीं दे सकते थे। हकीकत ये है कि खान साहब और उनकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की तकरीर से सियासी फायदा उठाया और ये उनका हक है, वो भी सियासतदान है। उन्होंने पूरी मेहनत करके ऐसी फजा बना दी जिसका नतीजा ये निकला कि अपोजिशन की क़यादत और फौज में बयानबाजी शुरू हुई। लेकिन मुझे लगता है कि फरीकैन को जल्द समझ आ गई कि ये तो लड़ाने की साजिश है, इसलिए पिछले 24-48 घंटों से आपको सीज फायर का माहौल नजर आ रहा है। यहां पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू कर रहे हैं हसन निसार और एक बड़ा ही पिछले 2-4 दिन में बड़ा मुबाहिसा हुआ इसके ऊपर। मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा को रात गए, उसका कुछ झगड़ा हुआ या उन पर तशद्दुद हुआ या जो भी मामला हुआ, उसी के ऊपर हसन निसार अपना एनालिसिस दे रहे हैं। चूँकि मामला मीडिया की ज़ीनत बन चुका है तो देखते हैं कि हसन निसार क्या फरमाते हैं। तलाल चौधरी तंजीम साजी के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की MNA के घर गए और बाजू भी तोड़वाए। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा डिस्कशन भी हो रही है इस हवाले से।
अच्छा शरिया, मैं तो आपको एक मासूम सा बच्चा समझता था, आप तो बहुत जालिम और बहुत कैलस हो। पर आप ही नहीं, हमारा सारा मीडिया इसी तरह का है, ये बस संगदिल लोग हैं। आप लोगों को उस बेचारे के टूटे हुए बाजू, बार 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 बाजू, और टूटे हुए दिल का क्या बनेगा? तो हसन साहब, हम भी तो उनके दुख में शरीक हो रहे हैं। क्यूट सा नौजवान है, दिल टूट गया है उसका, और तीन बजे, पता नहीं ये 2:30 बजे रात के तंजीम साजी करने वाला एक जयाला और नून लीग की लीडरशिप का लाडला, तो उसका बाजू टूटना छोड़ो, बाजू जुड़ जड़ जाया करें। मेरा भी टूटा था लेफ्ट आर्म बचपन में, लेकिन मेरा खैर किसी और वजह से टूटा था। तो बहरहाल इसे कहते हैं दानिश्वरी और इसे कहते हैं संजीदगी, कि नेशनल टीवी पर बैठकर आप किसी मसले की हसासियत और उसमें छुपे कर्ब को कैसे महसूस करते हैं और फिर कैसे लोगों को बताते हैं। यानी एक खातून को महज इसलिए बदनाम कर दिया गया कि उसका ताल्लुक सियासी मुखालिफिन से है, और इसके मजे इस तरह लिए जा रहे हैं जैसे मुफ्त बर तमाशबीन मजे लेते हैं, जो कल तक इस बात का मातम कर रहे थे कि खवातीन के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, खवातीन की माशरे में कोई इज्जत नहीं है, कोई लड़की अकेले सफर नहीं कर सकती। तो इस वाकये में क्या एक खातून नहीं है जिसका नाम ले लेकर मजे लिए जा रहे हैं? एक ऐसा वाकया जिसकी बुनियाद झगड़ा है, इसमें एक खातून MNA को इन्वॉल्व करना और उसे दिल का मामला करार देना मजाक नहीं है, ये सरासर उस खातून के किरदार पर हमला है। वो भी किसी की बहन, बेटी और माँ है, लेकिन पिछले कई घंटों से, कल तो खैर सारा दिन ही जा रहा कि हुक्मरान जमात और उनका हमारी मीडिया इसे कौमी सानहा बना बना कर पेश कर रहा है। यानी ऐसी क्या क़यामत आ गई है कि हुकूमत इस वाक़े में इन्वॉल्व हो गई है, और अगर आप हिस्ट्री खोले तो आपको एक लंबी लाइन मिल जाएगी, फिर आप सबकी किरदार किसी टीवी में बैठ के करेंगे, और फिर बहुत से मामले ऐसे जिनमें कहा जा सकता है कि दिल के मामले हैं, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी। तो तलाल चौधरी और जिस खातून का इस मामले में नाम आ रहा है, तो उसकी तहकीकात तो उनकी जमात को करना चाहिए। अब ये किसी और का मामला नहीं है, पुलिस कंप्लेन हुई, उसके बाद ये कंप्लेन वापस हो गई, लेकिन उसे दिल का मामला करार देकर किसी को बद किरदार साबित करने की कोशिश तो ना करें, यह आपको जेब नहीं देता। तो आपने मजाक ही किया होगा, लेकिन ये बात किस तरफ जा रही है उस पर जरा गौर करें। और टाइट जनरल अमजद शोएब गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन द फ्रंट में कामरान शाहिद के साथ इस पूरी सियासी कशीदगी के हवाले से। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। जनरल अमजद देखने की वो ये है कि जो मुल्क के मुफादात हैं या जो सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, मलिक साहब अभी बात कर रहे थे आईनी हदूद का, मैं अभी पिछला आप दौर देख लीजिए, कोई एक चीज मुझे बता दें कि जी फौज ने ये आईनी हदूद क्रॉस की। मियां साहब तो साजिशें करते रहे 20 साल, जब से मुशर्रफ ने निकाला वो अपनी जिद में है, अपने उस अनाद में है जिसकी वजह से ये सारा कुछ है। उनकी तकरीर सुन लें, वो उसी दिन की बात करते हैं कि उनको गोली वो बंदूक की नाली पे निकाला गया, कोई उसके अलावा बात नहीं करते। वो कोई एक फॉरेन पॉलिसी का इशू बता दें कि जिसपे उन्होंने कुछ करना चाहा, पूरे पाकिस्तान को उनकी फॉरेन पॉलिसी से इतराज था। रोज बिलावल जरदारी ये कहते थे कि जनाब इनको फॉरेन मिनिस्टर नहीं इन्होंने रखा हुआ, ये सारे फॉरेन पॉलिसी बर्बाद हो रही है। फौज ने कहीं रोका इनको, कोई किसी चीज पे कहा, कश्मीर का नाम लेना इन्होंने छोड़ दिया। और जिस दौर की मैं मुशर्रफ ने निकाला, वहां इन्होंने पहले एक प्रेसिडेंट की छुट्टी कराई, एक अदालत पे हमला किया चीफ जस्टिस के ऊपर, और उसके बाद वहां पे बगावत कराई अदालत में पैसे बांट के, और फिर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छुट्टी कराई जो इनको भरे की बात बता रहा था। फिर आप फौज में बगावत कराने, और मैं आपको कसमियां बताता हूं, मैं उस दौर की, मैं उस वक्त GHQ में था, ये फौज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर जासूसी करवाया करते थे। अच्छा, और मेरी मौजूदगी में ये हुआ, ये बड़ी मिसाल दे सकता हूं। जी बताइए। इसका कामरान साहब, मैं एक कामरान साहब एक मुझे साहब के बाद जाऊंगा, लेकिन मिसाल कोई भी जनरल साहब ये क्या बातें कर रहे हैं, जो मैंने सिर्फ खेलते रहे हैं फौज के साथ, इनको दिखाने की जरूरत है जी। अब ये कोई और नहीं कह रहा, ये एक साबिक रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब साहब ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने जो कुछ फौज के साथ किया उनको दिखाने की जरूरत है। वैसे जो कुछ दिखाया जा चुका है उससे ज्यादा और क्या दिखाया जा सकता है। अब ये मसला साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एस्टेब्लिशमेंट के आपसी ताल्लुकात का है या फिर किसी नाराजगी का है, लेकिन इसका नुकसान किसे हो रहा है? इसका नुकसान इस मुल्क को हो रहा है, इसका नुकसान अवाम को हो रहा है, मेरे और आप जैसे लोगों का नुकसान हो रहा है। सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ को हटाया जाना था और इसकी जगह किसी और को लाया जाना मकसूद था,
तो हमारा शिकवा तो सिर्फ इतना है कि लाते तो किसी काबिल आदमी को, जो कम से कम वो जो शिकवे थे कि मईशत खराब है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्जे चढ़ गए हैं, तो ये सारे काम ठीक करने के लिए कोई आदमी आता, कोई ऐसा काबिल आदमी आता जो इन मसाइल को एड्रेस कर सकता। लेकिन मईशत भी खराब हो गई, बेरोजगारी पहले से कई ज्यादा बढ़ गई। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि अगर आप उन लोगों को लाते जिनमें एबिलिटी होती, जो आवाम की जिंदगी को अजीरन न करते, तो शायद लोग नवाज शरीफ को अब तक भूल चुके होते हैं। हाथियों की लड़ाई में नुकसान हमेशा घास का होता है, और इस वक्त जो लड़ाई हो रही है या जिस लड़ाई का तासुर है, उसमें भी बदकिस्मती से जो पिस रहे हैं वो अवाम है, नुकसान अवाम का हो रहा है। नवाज शरीफ ने गलतियां की होगी, कोई भी इस बात को वो इंसिस्ट नहीं करता कि जी नवाज शरीफ से कोई गलती नहीं होगी। मुशर्रफ भी गलतियां करते रहे हैं, अब बहुत से हुक्मरान गलतियां करते हैं, इंसान है, इंसान सारे गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलतियां इस तरह भारी नहीं पड़ती जो इस वक्त पड़ रही हैं। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो ये तस्लीम करें कि नवाज शरीफ से उनकी लड़ाई है और नवाज शरीफ को सबक सिखाया जा रहा है, तो फिर मद्दे मुकाबल पर यह इल्जाम क्यों कि वो जवाब क्यों दे रहे हैं। और तजिया निगार है बहुत सीनियर साफी है मजहर अब्बास, वो गुफ्तगू कर रहे हैं इसी मौजूद के ऊपर, उनकी राय देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। तो समझ ही नहीं सके कि एस्टैब्लिशमेंट की जब हम पैदावार किसी को कहते हैं तो उसके माने क्या होते हैं। यानी एस्टैब्लिशमेंट एक आदमी को लाती है, उसे मैनूवर्ट करती है। नवाज शरीफ के बारे में आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक कि नवाज शरीफ को बाकायदा ट्रेन किया गया था, उनको तकरीर किस तरह करनी है, उन्हें इंटरव्यूज़ किस तरह करने हैं, उसमें लोगों को भेजा गया, उनके साथ अटैच किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भुट्टो ज़रूर अयूब खान की एस्टैब्लिशमेंट के वज़ीर रहे थे और वो मुख्तलिफ वजारतों में रहे थे, लेकिन अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो उन वजारतों में जो उनका रोल रहा था वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट, उन्हें किसी ने ग्रूम नहीं किया था। लेकिन फिर भी भुट्टो के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो अयूब खान की कैबिनेट की पैदावार है, एस्टैब्लिशमेंट की। पीपल्स पार्टी जब उन्होंने बनाई तो उन्होंने अयूब खान से बगावत कर दी थी, अयूब खान से बगावत के खिलाफ उन्होंने पीपल्स पार्टी को बनाया। नून लीग के बारे में आप किसी हद तक कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे शेख रशीद साहब, और जब हम ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, नून लीग एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, शेख साहब कहते हैं कि हर पॉलिटिकल लीडर एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, तो फिर ये डिटरमिन्ड हो जाता है कि पाकिस्तान में 73 सालों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अगर कोई रूल कर रहा है तो फिर वो एस्टैब्लिशमेंट रूल कर रही है, क्योंकि पैदावार ही सब उनकी हैं, सारी जमातें ही उन्हीं की पैदावार अगर हैं, सारे लीडर ही अगर उनकी पैदावार हैं, तो फिर पॉलिटिक्स भी वही कर रहे हैं। तो उसको उस तनाजुर में बाकी ये जो उन्होंने देखिए, कोई इस बात को माने या ना माने, मगर एस्टैब्लिशमेंट या फौज कभी किसी 2 नंबर शख्स को आगे नहीं लाती। जब नवाज शरीफ को लाए थे तो उस वक्त उन्हें यकीन था कि नवाज शरीफ बहुत अच्छे आदमी हैं, सियासत नहीं जानते, लेकिन उनमें एक कायदाना सलाहियत है। इस तरह जब इमरान खान को आगे लाया गया तो खान साहब के बारे में भी यही राय थी कि खान साहब ईमानदार है, बेहतर आदमी है और इनमें भी एक लीडरशिप क्वालिटी है। यह अलग बात है कि नवाज शरीफ के बारे में अब राय बदल चुकी है और खान साहब के बारे में भी राय बदल चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में तो एलानिया राय नजर आ चुकी है। खान साहब के बारे में एतराफ करने में या उसे तस्लीम करना मुश्किल हो रहा है कि राय बदल चुकी है, और इस बात का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा कि सारे झगड़े के छींटे किसकी तरफ गिर रहे हैं। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि फौज की सब हमायत हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जब उसकी हमायत हासिल हो जाए और जिसकी फौज हमायत कर दे तो उस पर एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होने की मोहर लग जाती है, और जिससे वो करीब ना हो या उनसे खुश ना हो तो उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार तस्वर कर लिया जाता है। तो बदकिस्मती से मौजूदा दौर में हर चीज खुलकर सामने आ गई है। हुक्मरान जमात के लोग जब खुद इस बात का दावा कर रहे हो कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, बल्कि मुल्क वही चला रहे हैं और मुल्क का इंतजाम भी उन्हीं के हाथों में है, तो फिर पीछे क्या रह जाता है। तो पहली बार यह हुआ है कि दोनों तरफ से खुलकर इस बात का इजहार किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इनेक्सिस मौजूद है, और जो इनेक्सिस बन चुका है वो किसी दूसरे को स्पेस के काबिल नहीं समझता।
यहाँ पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और सीनियर जर्नलिस्ट है और जबरदस्त तजिया निगार है मुल्की सियासी हालात पे, उनकी खासी गिरफ्त है सुहेल वड़ाइच। देखते हैं कि वो सारे मामले को किस एंगल से, किस नजर से देखते हैं। अब आपको हम सुन रहे हैं, जारी रखिएगा गुफ्तगू। जी, मैं जो वो बातें करेंगे जाहिर है उसका रद्द अमल भी आएगा, फजा भी गर्म होगी और उससे फिर कई चीजें खुलेंगी भी जो अभी तक बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारी चीजें अभी नहीं बोली। मसले इंडिया के मामले पे कभी उन्होंने इजहार ख्याल नहीं किया। उन्होंने अपने और फौज का जो रिलेशनशिप था अंदर क्या होता रहा, कभी इसके बारे में कोई एक फिक्रा भी कभी नहीं बोला। इसी तरह अंदर क्या मुज़ाकरात होते रहे, कोर्ट के अंदर जाने का क्यों फैसला किया गया, इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी उसके सामने जाने का प्राइम मिनिस्टर ने क्यों फैसला किया, इस पे भी कभी उन्होंने राय का इजहार नहीं किया। तो ये सारी वो चीजें हैं जो जाहिर है जब वक्त आगे चलेगा तो लोग पूछेंगे भी और मियां नवाज शरीफ को भी खुद बतानी होगी। तो यूं एक एक करके जब ये सारे सियासी असरार खुलेंगे तो इससे हुकूमत के लिए भी डिफिकल्टी होगी, मियां साहब के लिए खुद भी डिफिकल्टी होगी, लेकिन साथ ही साथ उनके मुखालफों के लिए ज्यादा बड़ी डिफिकल्टी। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। इस बात का अगर किसी को सही अंदाजा है तो मेरे नजदीक वो खुद नवाज शरीफ है। जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है, इस माहौल में बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि नवाज शरीफ शायद वो बातें भी सामने ले आए, वो राज भी खोल दें जो अभी तक 7 पर्दों की तह में छुपे हुए, बासिवाए उन कौमी राजों के जिनको अफशा करने से उनका खल्फ उन्हें रोकता है। तो सियासी मामला पर तो वो बहुत से मामला सामने ला सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बलूचिस्तान के इलेक्शन के या धरने के पीछे छुपे किरदारों के बारे में कुछ बातें की हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी तक हनूज पर्दों में हैं और ये बातें शायद बहुत से लोगों के इल्म में भी हैं, लेकिन जब तक खुद नवाज शरीफ उस पर बात नहीं करते, लब नहीं खोलते, तो वो मफरूज़े कहलाते रहेंगे। और ये हकीकत है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। वो कहते हैं ना पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। नवाज शरीफ तो या उसके नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं या खुद नवाज शरीफ, और देखा जाए तो नवाज शरीफ इस वक्त जिस पोजीशन में है उनके पास तो गंवाने के लिए कुछ नहीं है। प्रॉब्लम तो शायद जिस तरह सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं कि उन लोगों को हो सकती है जिनके पास बहुत कुछ है और वो उससे गंवाना नहीं चाहते। बहुत सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। मजहर अब्बास आपको बेल हो जाती है इसमें और या सुपीरियर कोर्ट इनके फैसले को रद्द कर देती है तो फिर क्या कहेगी मुस्लिम लीग लोग? तो मेरा ख्याल है इस चीज पे जरूर गौर करना चाहिए कि जब हम सर सॉरी टू कट यू ऑफ, हम सब इसके ऊपर बात करें यकीनन, लेकिन आपको याद होगा ये दरखास्त दायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो आपको याद होगा पहले मॉडल टाउन में छापे मार रही थी नैब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए, फिर रायविंड तक गई, मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त दी ना। तो पहले तो नैब इसी केस के अंदर गिरफ्तार करना चाहती थी। नहीं, नैब का अपना मिशन होगा, लेकिन अल्टीमेटली केस किधर गया? केस तो हाई कोर्ट में गया है ना। इसी हाई कोर्ट से रिलीफ मिलती रही है ना, इसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलती रही है ना, जिसको वो खुद लैंडमार्क डिसीजन कहते हैं। यानी नैब के खिलाफ बहुत से फैसलों को कोर्ट किया जाता है ना, ऑपोजिशन ही कोर्ट करती है ना उनके फैसलों को, कहती है तारीखी फैसले, नहीं कहती। तो आज अगर कोई फैसला हुआ है जिसको वो ये समझ रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि उसके पीछे नैब के कुछ और मकासद हों, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन तो लाहौर हाई कोर्ट ने किया है। अल्टीमेट डिसीजन आगे चल के सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो क्या उसको भी फिर आप उसी तरीके से देखेंगे? अगर देखेंगे उससे सियासी मुकदमात पे सियासी तनाजुर भी होते हैं, सियासी मुकदमात को सियासी पार्टियां सियासी तनाजुर में भी देखती हैं, ये उनका राइट है कि वो उसको सियासी तनाजुर में देखें।
लेकिन जब हम ये कहते हैं तो फिर हमें उनसे भी ये क्वेश्चन करना चाहिए कि कल का फैसला कैसे दुरुस्त था जो आज का फैसला गलत हो गया। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है पार्टियों के अंदर, इसको जरूर एड्रेस करना चाहिए हमें। देखिए, अगर एहतसाब होता हुआ नजर आता और अक्रॉस द बोर्ड नजर आता तो किसी को ये कहने की जरूरत भी ना होती कि इंसाफ नहीं हो रहा, एहतसाब नहीं हो रहा। बदकिस्मती से एहतसाब का अमल मुतनाज़ा हो चुका है और इतना गैर शफाफ और जानबदाराना नजर आ रहा है कि अदलिया के फैसलों पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जिसके हक में भी फैसला होता है वो जिंदाबाद के नारे लगाता है और जब उसके मुखालिफ फैसला आता है तो वो चीखो पुकार करता है। तो इसकी बड़ी वजह वो रवैया है जिसमें ये तासुर दिया जाता है कि एहतसाब सिर्फ सियासी मुखालफीन का ही होगा। बदकिस्मती से इस वक्त पूरा निज़ाम गुत्थम गुत्था है। वो इदारे जिन पर कल तक लोगों को बड़ा एतमाद था कि वो गैर जानबदारी का मुजाहरा करेंगे, उन पर भी बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। तो हालात व वाक़यात बहुत सी चीज़ों को तब्दील कर देते हैं। ये दुरुस्त है कि अदलिया वो वाहद फोरम है जहाँ से आपको इंसाफ की आखिरी उम्मीद होती है, तो उसे सियासी लड़ाई से पाक रखना चाहिए। बदकिस्मती से ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, तजियाकार और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है सलीम बुखारी गुफ्तगू कर रहे हैं। हालिया अभी कॉन्फ्लिक्ट कुछ दिन पहले हमने देखा, बहुत ही शदीद किस्म की बयानबाजी हुई इदारों और पॉलिटिशियन के दरमियान। इसी पर बात कर रहे हैं सलीम बुखारी, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। चाह रहे हैं जो उनके बारे में गुड कॉप बैड कॉप के तौर पे ये था कि एस्टेब्लिशमेंट से हमेशा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो स्पीकिंग टर्म्स पर रहे हैं। उनका ये कहना कि एपीसी के तमाम फैसलों पर अमल होगा लेटर इन स्पिरिट, ये इस बात की गवाजी करता है कि उन्होंने कह भी दिया खुद भी कि मैंने आज तक क्या लिया है एस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा। उनका प्रो होके तो मेरे ख्याल से वो इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि ये तासुर या ये जो उनके नाम पर एक इल्ज़ाम है उससे उनको निजात मिल जाए, जो कि मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से ये कोशिश है। देखना अब ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कन्फ्रंटेशन की ये कैफियत जो दोनों तरफ मौजूद है, जिसको आग लगाने के लिए मैंने नाम ले दिए, दो आपको फिर ले देता हूँ। शेख रशीद साहब और चौहान साहब भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे और दूसरी तरफ से भी कोई कसर नहीं है। इसको कैसे अवॉइड किया जाएगा, कौन इस तसादुम को रोकेगा, फौज का क्या किरदार होगा, मेरे ख्याल से ये आने वाले दिनों। सर मेरा ख्याल है वो चौहान साहब इज अ स्मॉल फिश, शेख रशीद साहब बड़ी जिम्मेदारी से आई थिंक किसी उसके बाद बात कर रहे होते हैं। किसी नहीं, मैं चौहान साहब की मैंने चौहान साहब का नाम लिया, थोड़ी सी वजाहत कर दूं मैं। उन्होंने कल पूरी कौम को ये बताया है कि कौन सा काम फौज कर रही है, किस किस काम के पीछे वर्दी है, किस किस काम के पीछे फौज है, उसके बाद हुकूमत के लिए क्या बचा है। ये मेरी समझ और सूझबूझ से बालातर है। सर कभी कभी अगर फौज ये सब कुछ कर रही है तो हुकूमत का दाना दो ना हुक्मरान जमात अगर ये तासुर दे कि सब कुछ फौज कर रही है तो फिर ये सवाल तो उठेगा कि फिर हुकूमत क्या कर रही है। लोग तो हुकूमत की तरफ देखते हैं कि वो क्या डिलीवर कर रही है और लाख इख्तिलाफात के बावजूद ये सबको मानना पड़ेगा कि इस वक्त इमरान खान इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उनकी जमात की हुकूमत है और उनकी आइंदा सियासत का निसार भी उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस या कारकर्दगी पर होगा। अब या तो उन्हें यह मालूम है कि उनकी जमात को दोबारा इक़्तिदार में आना नहीं, इलेक्शन लड़ना नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी में भी वन मैन शो है, उनकी पार्टी में जमहूरियत नाम की कोई चीज है नहीं, वैसे तो किसी जमात में नहीं है, और चूंकि खान साहब का भी कोई मुतबादल नहीं है, तो जरूरी क्या है, जरूरी हुकूमत में रहना है, डिलीवर करना और गवर्नेंस ये कोई जरूरी काम नहीं है। तो जब तक वो है किसी दूसरे को इक़्तिदार में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि जिन ताकतों के साथ वो एक पेज पर होने के दावे करते हैं वो ताकतें उनके नजदीक शायद उनके तवील इक़्तिदार की ज़ामन हो सकती हैं। और रही बात अवाम की, तो अवाम का मसला ये कि उन्होंने कारकर्दगी की बुनियाद पर सिलेक्ट और रिजेक्ट करना है, तो इसके चांसेस भी बहुत कम है कि अवाम दोबारा मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए दोबारा इनके हक में कोई फैसला दे। अब ताकतवर हल्कों की बात कुछ और है, और यह तासुर मेरे नजदीक जानबूझ कर दिया जाता है कि सब कुछ वो कर रहे हैं जो खान साहब को लेकर आए हैं, क्योंकि वो उनकी चॉइस भी है और उनके पास उनका कोई मुतबादल नहीं।
जो सदकनन अमनन उनकी हर बात पर अमल भी कर दे, यानी जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी के फार्मूले पर अमल पैरा हो, तो ये भोंपू जानबूझकर बचाया जाता है। इस तस्वीर का दूसरा रुख अगर देखें तो हर चीज की जिम्मेदारी इदारों पर डाली जा रही है ताकि लोग उन्हें नाकामी का जिम्मेदार समझे, हुकूमत को नहीं। तो मेरे नजदीक ये एक पंथ दो काज वाला काम लिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।